नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों को संबोधित कहा उनका बलिदान और साहस अतुल्य और देश को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर गलवान घाटी में बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, सैनिकों का साहस उस चोटी से भी ऊंचा जिसके वे प्रहरी हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सभी क्लिनिकल परीक्षण पूरा करने के बाद 15 अगस्त तक सार्वजनिक उपयोग के लिए कोविड-19 स्वदेशी वैक्सीन जारी करने की योजना। कोरोना वायरस से स्वस्थ होने की दर 60.71% हुई। जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर विलंब शुल्क में राहत अब जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। आयकर विभाग ने लॉकडाउन के दौरान 20 लाख से अधिक करदाताओं को 62,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड किया। दोपहर समाचार में मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लेह में सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान और साहस अतुल्य है और देश को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण भी। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर गलवान घाटी में बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सैनिकों का साहस उस चोटी से भी ऊंचा है जिसके वे प्रहरी हैं। प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों की बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई है उसका संदेश पूरी दुनिया से गया है और सबको भारत की ताकत का पता चल गया है। श्री मोदी ने कहा कि सेना की 14वीं कोर की बहादुरी की चर्चा हर कहीं होगी और उनकी बहादुरी और बलिदान की गाथाएं देश के घर घर में गूंजेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के शत्रुओं ने हमेशा हमारी सेना के दिलों में साहस की अग्नि प्रज्वलित की है। उन्होंने कहा कि लद्दाख की ये भूमि भारत का ताज है और इसने राष्ट्र को अनेक बहादुर जवान दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख की भूमि ने एक से बढ़कर एक वीर भारत को दिए हैं। इस धरती ने कुशक बकुला रिंपोचे जैसे महान राष्ट्रभक्त देश को दिए हैं। ये रिंपोचे जी ही उन्हीं के कारण जिन्होंने दुश्मन के नापाक इरादों में स्थानीय लोगों को लामबंद किया। रिंपोचे की अगुवाई में यहां अलगाव पैदा करने की हर साजिश को लद्दाख की राष्ट्रभक्त जनता ने नाकाम किया। ये इन्हीं के प्रेरक प्रयासों का परिणाम था कि देश को, भारतीय सेना को लद्दाख स्काउट नाम से इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरणा मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत माता और सेना के वीर सपूतों की माता दोनों का सम्मान करते हैं। जब जब मैं राष्ट्र रक्षा से जुड़े किसी निर्णय के बारे में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री आज सुबह अचानक लेह पहुंचे। इस दौरे में उनके साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे भी हैं। चीन के साथ तनाव के बीच नीमू में अग्रिम चौकी पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। करीब 11,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित नीमू
सबसे दुर्गम क्षेत्रों में शामिल है। ये क्षेत्र जंस्कार रेंज से घिरा है और सिंधु नदी के तट पर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे से हमारे जवानों का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि श्री मोदी लद्दाख में सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के वीर जवानों के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री का लद्दाख दौरा और सैनिकों के साथ उनकी बैठक उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि इससे निश्चित रूप से सेना का मनोबल बढ़ेगा। ट्विटर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना के हाथों में हमेशा देश की सीमाएं सुरक्षित रही हैं। उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर कहा कि भारत को नरेंद्र मोदी पर गर्व है, जो आज हमारे बहादुर जवानों का साहस बढ़ाने के लिए लेह में हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से सेना का मनोबल बढ़ेगा। प्रधानमंत्री के लद्दाख दौरे के महत्व के बारे में हमने सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक एयर कोमोडोर सी उदय भास्कर से बात की। प्रधानमंत्री का लद्दाख यात्रा एलएसी के तनाव के संदर्भ में काफी अहम है। इसमें राष्ट्रीय दृढ़ता का संकेत है। इसमें सामरिक इशारा कई क्षेत्रों में है। एक एक्सटर्नल डायमेंशन जिसके दो पहलू हैं, चीन तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। दूसरा पहलू डोमेस्टिक या घरेलू है। फौजियों के मनोबल के लिए ये बहुत ही सकारात्मक होगा और देशवासियों के लिए इसमें इशारा ये है कि इस वक्त हम अटल रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनिए देश, दुनिया एवं संस्कृत जगत की विभिन्न गतिविधियों पर आधारित आकाशवाणी का विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी प्रत्येक शनिवार प्रातः 7:10 से और पुनः प्रसारण रविवार प्रातः 7:10 से आकाशवाणी के FM समाचार चैनल पर। ये आकाशवाणी है। रक्षा खरीद परिषद ने भारतीय सैन्य बलों के लिए 38,900 करोड़ रुपए के आवश्यक रक्षा उपकरणों की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल हुई इस बैठक में उत्पादों के स्वदेशी डिजाइन और विकास पर जोर दिया गया। इन प्रस्तावों में भारतीय उद्योगों से 31,130 करोड़ रुपए तक की खरीद शामिल है। उपकरणों का निर्माण भारत में किया जाएगा। इसमें विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की भागीदारी शामिल है। नई मिसाइल प्रणालियों की खरीद से सेना के तीनों अंगों की ताकत में वृद्धि होगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR सभी क्लिनिकल परीक्षण पूरे होने के बाद 15 अगस्त से स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन जारी करने की योजना बना रही है। ICMR ने यह महत्वपूर्ण कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। ICMR ने भारत बायोटेक से क्लिनिकल परीक्षण में तेजी लाने को कहा है। भारत बायोटेक से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि परीक्षण के लिए मरीजों के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया 7 जुलाई से शुरू कर दी जाए। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। ICMR और भारत बायोटेक ने संभावित कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए हाथ मिलाया है। भारत बायोटेक ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को गति दे दी है। हालांकि अंतिम परिणाम इस परियोजना में शामिल सभी क्लिनिकल ट्रायल साइटों के सहयोग पर निर्भर करेगा। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत द्वारा विकसित किया जाने वाला यह पहला स्वदेशी टीका है और सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है। वैक्सीन SARS-CoV-2 स्ट्रेन से लिया गया है, जिसे ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा अलग किया गया है। हाल ही में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत बायोटेक इंडिया को कोवैक्सीन नामक कोरोना वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण करने की मंजूरी दी है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन की संभावना के लिए जाइडस कोडिला को मनुष्य पर फेज 1 और फेज 2 क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति दी है। यह भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बाद दूसरी संभावित वैक्सीन है जिसे मनुष्य पर क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी मिली है। जाइडस वैक्सीन जाइकोव-डी को भारत में विकसित किया गया है। प्री क्लिनिकल फेज पूरा होने के बाद अहमदाबाद में कंपनी के वैक्सीन प्रौद्योगिकी केंद्र में यह वैक्सीन विकसित की गई है। कंपनी के बयान में कहा गया है कि पशुओं पर अध्ययन में इस वैक्सीन को रोग प्रतिरोधी प्रणाली में प्रभावशाली पाया गया। भारत में कई स्थानों पर 1000 से अधिक मरीजों पर इस महीने क्लिनिकल परीक्षण शुरू होने की संभावना है।
केंद्र सरकार कोविड-19 की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर चिकित्सा सहायता उपलब्ध करा रही है। इस सहायता के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों में मदद के लिए केंद्र ने चिकित्सा आपूर्ति निःशुल्क उपलब्ध कराई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों में 11,300 स्वदेशी वेंटिलेटर भेजे गए हैं। इनमें से 6,154 वेंटिलेटर विभिन्न अस्पतालों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। केंद्र ने पिछले 3 महीनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 करोड़ से अधिक N95 मास्क और 1 करोड़ 18 लाख PPE किट निःशुल्क उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की 6 करोड़ 12 लाख टैबलेट भी वितरित की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ऑक्सीजन के 1 लाख से अधिक सिलेंडर की आपूर्ति भी कर रहा है। इनमें से 72,993 सिलेंडर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। दिल्ली में 7,81,000 PPE किट और 12,76,000 N95 मास्क की आपूर्ति की गई है। महाराष्ट्र को 11,78,000 PPE किट और 20,64,000 N95 मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के ऐसे रोगियों को घर पर ही पृथकवास में रहने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनमें महामारी के लक्षण बेहद मामूली हैं या लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। देश भर में इस तरह के रोगियों का बड़ी संख्या में पता चलने के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन रोगियों के घर में पृथकवास की सुविधा होनी चाहिए। 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग रोगी और गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों को उचित जांच के बाद ही घर पर पृथकवास की अनुमति दी जाएगी। ऐसे कोविड रोगियों की देखभाल करने वालों और घनिष्ठ संपर्क में आने वालों को डॉक्टर की सलाह पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा दी जानी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों को संबोधित किया। कहा, उनका बलिदान और साहस अतुल्य और देश को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर गलवान घाटी में बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा, सैनिकों का साहस उस चोटी से भी ऊंचा जिसके वे प्रहरी हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सभी क्लिनिकल परीक्षण पूरा करने के बाद 15 अगस्त तक सार्वजनिक उपयोग के लिए कोविड-19 स्वदेशी वैक्सीन जारी करने की योजना। कोरोना वायरस से स्वस्थ होने की दर 60.71% हुई। जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर विलंब शुल्क में राहत अब जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। आयकर विभाग ने लॉकडाउन के दौरान 20 लाख से अधिक करदाताओं को 62,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड किया। देश में अब तक 3,79,892 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में इस वायरस से 20,032 रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर लगभग 60.72% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 20,903 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या 6,25,544 हो गई है। एक दिन में सामने आने वाले मामलों की ये सर्वाधिक संख्या है। 379 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की कुल संख्या 18,213 हो गई है। इस समय देश में 2,27,439 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 2,41,576 नमूनों की जांच की गई है। भारत में ये महामारी फैलने के बाद एक दिन में किए जाने वाले नमूनों की जांच की यह सबसे अधिक संख्या है। अब तक कुल 92,97,749 नमूनों की जांच की गई है। ICMR लगातार जांच केंद्रों में वृद्धि कर रहा है। अब तक 1,074 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 जांच की अनुमति दी गई है। इनमें 775 सरकारी और 299 निजी प्रयोगशालाएं हैं। बिहार में कोविड-19 के 221 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,094 हो गई है। 7,994 रोगी ठीक हुए हैं और 2,550 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है। मिजोरम में कोविड-19 से पिछले 24 घंटों के दौरान 2 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 162 हो गई है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार 126 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं और 36 लोगों का इलाज चल रहा है। नागालैंड में आज कोविड-19 के 4 नए मामले आने से राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 539 हो गई है। 342 लोगों का इलाज चल रहा है।
राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एस पांग्यू फोम ने एक ट्वीट में बताया कि 15 लोग ठीक हो गए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 197 हो गई है। उधर मेघालय में कोविड-19 के 3 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। राज्य में 15 लोगों का इलाज चल रहा है। हरियाणा में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 568 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,509 हो गई है। 4,239 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी दौरान 520 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। अब तक राज्य में कुल 11,019 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने विशेषज्ञों की राय कार्यक्रम में कोविड-19 विषय पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। इस श्रृंखला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के हृदय रोग विभाग के डॉक्टर अंबुज रॉय ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए सलाह दी कि वरिष्ठ लोग जो उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें संक्रमण से दूर करने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। In the larger population, it has given them time to understand the seriousness of the disease, the precautions they need to take, how to live with this. They have practiced social distancing. The people who already have heart disease, people who have had brain strokes, people who have lung disease, people who have some kind of cancer, they're much more prone to a more severe form of the disease if they get the disease. दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और सुरक्षित दूरी अपनाने की सलाह दी है। खांसने के समय ऐसा खांसना छींकना चाहिए कि दूसरे के ऊपर नहीं जाए। टिश्यू पेपर रखे, रुमाल रखे, कोहनी रखे, बचाव करे। एक इसमें और चीज आती है, वो आती है डिस्टेंसिंग का। जब वो खांसता छींकता है तो 1 से 2 मीटर तक वो जा सकती है। तो अगर आप पहले ही 1-2 मीटर का फासला बना के रखेंगे तो उसका आपके तक पहुंचने का अंदेशा बहुत कम हो जाता है। जो कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन की बात आई फॉर्माइड से, उसके लिए हम कहते हैं कि आप हाथ साफ करें। हाथ अगर आप धोते रहेंगे तो उसमें जो वायरस है वो साबुन पानी के द्वारा निकलता रहेगा। और उसके साथ साथ अगर जरूरत समझे या पानी नहीं हो तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वृद्धा अवस्था रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रसून चैटर्जी चर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। महाराष्ट्र की एक कंपनी ने घर और कार्यालय में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को संक्रमण मुक्त करने के लिए एक यूवी प्रो यूवीसी संक्रमण मुक्त करने वाला बैग बनाया है। एक रिपोर्ट। यह अद्वितीय यूवी बैग किसी भी वस्तु को कीटाणु रहित बनाने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग करता है, जिससे वस्तु करीब करीब पूरी तरह स्वच्छ हो जाती है और यह प्रक्रिया केवल एक क्लिक में की जा सकती है। कहा जा रहा है कि यह बैग वायरस और बैक्टीरिया की विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ प्रभावी साबित होगी। कंपनी ने कहा है कि 10 से 20 मिनटों में गैर धोने योग्य व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए सैनिटाइजेशन बैग 99.9% तक कीटाणु को मारता है। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात सरकार ने 3 महीने के लॉकडाउन के दौरान 4 करोड़ 98 लाख लोगों को 122 लाख क्विंटल अनाज मुफ्त वितरित किया है। हमारे संवाददाता ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि 3,338 करोड़ रुपए का अनाज 3,23 करोड़ अंत्योदय योजना के अंतर्गत और 1 करोड़ 75 लाख मध्यम वर्गीय लोगों को वितरित किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान एक भी गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के ऐलान के चलते राज्य में गरीब परिवारों को मुफ्त में खाद्य अनाज मुहैया कराना शुरू किया गया था। इससे कोविड-19 महामारी से जूझ रहे गरीबों को काफी राहत मिली है। इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सभी परिवारों को शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा अप्रैल महीने से राज्य में गरीबी रेखा के ऊपर वाले 61 लाख एपीएल कार्ड धारकों को भी खाद्य अनाज वितरित किया गया। विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले परिवारों को 11.8 लाख क्विंटल गेहूं और 5 लाख क्विंटल चावल मुहैया कराया गया। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में एयर इंडिया का एक विमान आज ढाका से दिल्ली के लिए रवाना हुआ।
ढाका से दिल्ली के लिए ये 5वीं उड़ान है। इसमें 170 यात्री हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने जीएसटी करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए फॉर्म GSTR 3B के लिए प्रति रिटर्न विलंब शुल्क अधिकतम 500 रुपये रखने का फैसला किया है। ये जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक की कर अवधि के लिए इस वर्ष 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करने वालों पर लागू होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि यदि कोई कर देय नहीं है तो विलंब शुल्क नहीं लगेगा। इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बोर्ड ने कहा है कि राहत के लिए करदाताओं से मिले कई आवेदनों के बाद ऐसा किया गया है। आयकर विभाग ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 20 लाख से अधिक करदाताओं को 62,361 करोड़ रुपए का रिफंड दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि उसने 8 अप्रैल से 30 जून तक प्रति मिनट कर रिफंड के 76 मामले निपटाए हैं। बोर्ड ने कहा है कि इस अवधि के दौरान 19,07,000 से अधिक मामलों में 23,453 करोड़ रुपए की राशि रिफंड की गई है। इसके अलावा कॉर्पोरेट कर रिफंड के रूप में 1,36,000 से अधिक करदाताओं को 38,908 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। रिफंड की राशि सीधे करदाताओं के खाते में डाली गई है। बोर्ड ने फिर कहा है कि करदाताओं को विभाग के ईमेल का तुरंत जवाब देना चाहिए ताकि उन्हें जल्दी रिफंड मिल सके। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पर्यटक वाहन ऑपरेटरों को अखिल भारतीय पर्यटक अनुमति या परमिट ऑनलाइन माध्यम से देने पर विचार कर रहा है। मंत्रालय ने प्रस्तावित मसौदा नियमों के लिए लोगों और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये नियम अखिल भारतीय पर्यटक वाहन अधिकार और परमिट अधिनियम 2020 के नाम से 1 जुलाई को प्रकाशित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा सरकार का 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर भोपाल में प्रदेश पार्टी कार्यालय में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इसके बाद एक वर्चुअल रैली का आयोजन भी हुआ, जिसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने सरकार का 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों का उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर में कल रात श्रीनगर शहर के बाहरी इलाकों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ हजरत बल दरगाह के निकट मालबाग इलाके में उस समय शुरू हुई जब सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। गोलीबारी में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया और 2 अन्य घायल हो गए। सिनेमा जगत की जानी मानी नृत्य निर्देशक सरोज खान का आज तड़के दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। वे 71 वर्ष की थीं। सरोज खान को पिछले महीने की 17 तारीख को सांस लेने में कठिनाई की शिकायत के बाद मुंबई में बांद्रा के गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे मधुमेह और अन्य संबंधित बीमारियों से पीड़ित थीं। उनकी कोरोना वायरस जांच नेगेटिव पाई गई थी। एक श्रद्धांजलि। 4 दशक से ज्यादा लंबे व्यावसायिक जीवन में सरोज खान ने 2000 से ज्यादा गीतों के लिए नृत्य निर्देशन किया। उनका बचपन का नाम निर्मला था। विभाजन के बाद उनके माता पिता भारत आए। उन्होंने 3 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में नजराना फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। बाद में 1950 के दशक में उन्होंने पार्श्व नृत्यांगना के रूप में काम किया। उन्होंने फिल्म कोरियोग्राफर बी सोहनलाल से नृत्य का प्रशिक्षण लिया। बाद में वो खुद कोरियोग्राफी की तरफ उन्मुख हुई। उन्होंने 1974 में बनी गीता मेरा नाम फिल्म में स्वतंत्र कोरियोग्राफर के रूप में काम किया। लेकिन 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली इस नृत्य निर्देशक को प्रसिद्धि के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ा। उन्होंने श्रीदेवी के साथ काम किया। 1987 में बनी मिस्टर इंडिया में हवा हवाई गीत और 1986 में नगीना, 1989 में चांदनी जैसी फिल्मों और 1988 में माधुरी दीक्षित के साथ तेजाब फिल्म के सुपरहिट गीत 1, 2, 3 से उन्हें ख्याति प्राप्त हुई। महाराष्ट्र में मुंबई और इससे लगे ठाणे इलाके में आज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है।
जिससे निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने आज और कल के लिए कुछ इलाकों और तटीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मुंबई पुलिस ने लोगों को घरों में रहने, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। बिहार में बिजली गिरने और भारी वर्षा से हुई दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। 9 जिलों में इस तरह की दुर्घटनाओं में 14 लोग घायल भी हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में राज्य के विभिन्न भागों में भारी वर्षा और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए अधिकतम चौकसी बरतने के लिए रेड अलर्ट की घोषणा की है। लोगों को इस दौरान अपने घरों में ही रहने को भी कहा गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार में बिजली गिरने से मरने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीमें राहत कार्यों में लगी हुई हैं। श्री शाह ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना व्यक्त की। और अब आज के मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 32 और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और भारी वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चेन्नई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 27 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गिलगित में भी आसमान साफ रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आसमान आमतौर पर साफ रह सकता है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अहमदाबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। पटना में दोपहर बाद या शाम के समय गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से अंजू सेठिया। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल दवाओं की खोज के लिए वर्ष 2020 की हैकथॉन प्रतियोगिता का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। ये ऑनलाइन प्रतियोगिता है और देश या विदेश से कोई भी इसमें भाग ले सकता है। इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने कहा कि दवाओं की खोज की ये हैकथॉन देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है, जिससे दवाओं की खोज को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को इसमें भाग लेने को प्रेरित करने के लिए इससे इस क्षेत्र के दुनिया भर के पेशेवर विशेषज्ञों, अनुसंधानकर्ताओं, विद्यार्थियों और शैक्षिक संकाय के सदस्यों के लिए खुला रखा गया है। ये पूरे विश्व का ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन पहला है पूरी दुनिया का, जो ये 3 चरणों में होने वाला है। ये हैकाथॉन, ये इनोवेशन दुनिया के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है। ये केवल ड्रग की खोज के प्रति छात्रों में और शोधकर्ताओं में उत्सुकता ही पैदा करना नहीं है, बल्कि जैव चिकित्सा की दिशा में एक नए अभियान की शुरुआत करना भी इसके पीछे ये हेतु है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत चीन सीमा पर गतिरोध के लिए चीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैली मैकनेनी ने कहा कि भारत चीन सीमा पर चीनी अतिक्रमण विश्व के अन्य भागों के बड़े हिस्से पर चीन के अतिक्रमण के अनुरूप ही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों को संबोधित किया। कहा, उनका बलिदान और साहस अतुल्य और देश को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर गलवान घाटी में बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा, सैनिकों का साहस उस चोटी से भी ऊंचा जिसके वे प्रहरी हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सभी क्लिनिकल परीक्षण पूरा करने के बाद 15 अगस्त तक सार्वजनिक उपयोग के लिए कोविड-19 स्वदेशी वैक्सीन जारी करने की योजना। कोरोना वायरस से स्वस्थ होने की दर 60.71% हुई। जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर विलंब शुल्क में राहत अब जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। और आयकर विभाग ने लॉकडाउन के दौरान 20 लाख से अधिक करदाताओं को 62,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।